तो दोस्तों अपाचे या अपाचे नाम की एक अपकमिंग मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें जूसन स्टेटमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो उसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। पूरी अपडेट बताएंगे कब तक हमें देखने को मिलने वाली है और कितना इंतज़ार इसके लिए करना पड़ेगा। साथ ही साथ कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट एल्ड्रिच ने किया है और इसमें बर्ट लैंकेस्टर, जीन पीटर्स और जॉन मैकेंटायर ने अभिनय किया है। यह फिल्म पॉल वेलमैन के उपन्यास ब्रोंको अपाचे पर आधारित थी, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। 4. यह एल्ड्रिच की पहली रंगीन फिल्म थी। कथानक: महान नेता गेरोनिमो के आत्मसमर्पण के बाद मासाई, अंतिम अपाचे योद्धा, को पकड़ लिया जाता है और जेल की ट्रेन में फ्लोरिडा के एक आरक्षण में भेज दिया जाता है। लेकिन वह ओक्लाहोमा में भागने में सफल हो जाता है और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए अपने वतन वापस चला जाता है और फसल उगाने के लिए बस जाता है। हालांकि उसके पीछा करने वालों के पास कुछ और ही विचार है। गालना: बर्ट लैंकेस्टर मसाई, जीन पीटर्स नलिनले के रूप में, जॉन मैकेंटायर अल्सीबर, चार्ल्स बुचिंस्की होंडो, जॉन डेहनेर वेडल के रूप में, पॉल गिलफॉयल सेंटोस के रूप में, इयान मैकडोनाल्ड क्लेग, वाल्टर सैंडे लेफ्टिनेंट कर्नल बेक के रूप में, मॉरिस अंक्रम डॉसन के रूप में, गेरोनिमो के रूप में मोंटेब्लू, पॉल ई बर्न्स जनरल स्टोर के मालिक के रूप में। उत्पादन: अप्रैल 1952 में बर्ट लैंकेस्टर ने घोषणा की कि वह उपन्यास पर आधारित एक फिल्म में अभिनय करेंगे, जिसका निर्माण वह और हेरोल्ड हेच करेंगे। लैंकेस्टर ने पहले जिम थोरपे ऑल अमेरिकन में एक अमेरिकी भारतीय की भूमिका निभाई थी। 5. लैंकेस्टर और उनकी प्रेमिका, जिसका किरदार जीन पीटर्स ने निभाया था, दोनों ही फिल्म में ब्राउनफेस में दिखाई दिए। जून 1953 में लैंकेस्टर और हेच ने घोषणा की कि वे यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ 2 फिल्में बनाएंगे, जिसकी शुरुआत अपाचे से होगी। 6. 7. यह फिल्म लैंकेस्टर द्वारा यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के लिए बनाई गई फिल्मों की श्रृंखला में पहली फिल्म होगी। 2. इसका मूल बजट $7,42,000 था। 8. जुलाई 1953 में निर्माताओं ने रॉबर्ट एल्ड्रिच को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। 9. एल्ड्रिच का कहना है कि यह निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी फीचर फिल्म वर्ल्ड फॉर रैंसम के पीछे था, साथ ही इस तथ्य के साथ कि उन्होंने पहले हेच लैंकेस्टर के लिए सहायक के रूप में अन्य फिल्मों पर काम किया था और मूल उपन्यास को खुद खरीदने की कोशिश की थी। 10. उपन्यास के अंत में मुख्य पात्र को अमेरिकी सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है। बेशक यूनाइटेड आर्टिस्ट्स और हेचट उस तथाकथित निराशाजनक अंत से आशंकित हो गए, एल्ड्रिच ने कहा, मैंने शोर मचाया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर आप चरणों से गुजरते हैं, लेकिन आपको पता है कि वे उस सुखद अंत का उपयोग करने जा रहे हैं। 10. शूटिंग: एक हफ्ते की रिहर्सल के बाद 19 अक्टूबर 1953 को सोनोरा में फिल्मांकन शुरू हुआ। 11. फिल्म में घोड़े के दृश्य को फिल्माते समय लैंकेस्टर का लिगामेंट फट गया। 12. वह अपेक्षाकृत जल्दी ही फिल्मांकन पर लौट आए। 13. स्वागत बॉक्स ऑफिस: यह फिल्म एक बड़ी हिट रही, जिसने रिलीज के पहले साल में थिएटरों में $3 मिलियन से ज्यादा की कमाई की और उत्तरी अमेरिका में कुल $6 मिलियन कमाए। एल्ड्रिच ने बाद में हेचट लैंकेस्टर की अगली फिल्म वेरा क्रूज का निर्देशन किया। 14. फिल्म ने 1954 के दौरान अमेरिकी और कनाडाई किराए में $3.25 मिलियन कमाए। 15. और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $10 मिलियन की कुल सकल प्राप्तियां उत्पन्न कीं। 3. फ्रांस में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,216,098 टिकट बेचे। 16. गंभीर समीक्षा: एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 आलोचकों की 64% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.5/10 है। 17. उस समय क्लाइड गिल्मर ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा
कि यह हॉलीवुड द्वारा निर्मित सबसे रोमांचक और मनोरंजक पश्चिमी फिल्मों में से एक है। 18 जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह धीमी और नीरस है। 19 पूर्वव्यापी समीक्षाओं ने फिल्म की अपाचे की विदेशी प्रकृति की स्वीकृति 20 और मानक संशोधनवादी ब्रोमाइड से अधिक के लिए प्रशंसा की है। 21 रॉबर्ट बर्गेस एल्ड्रिच 9 अगस्त 1918 5 दिसंबर 1983 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे। हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान कई शैलियों में काम करने वाले एक मूर्तिभंजक और अलग-थलग लेखक। उन्होंने मुख्य रूप से गॉथिक ओवरटोन के साथ नोयर, युद्ध फिल्में, वेस्टर्न और डार्क मेलोड्रामा फिल्में निर्देशित कीं। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में वेरा क्रूज 1954, किस मी डेडली 1955, द बिग नाइफ 1955, ऑटम लीव्स 1956, अटैक 1956, व्हाट एवर हैपेंड टू बेबी जेन 1962, हश हश स्वीट चार्लोट 1964, द फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स 1965, द डर्टी डोजन 1967 और द लॉन्गेस्ट यार्ड 1974 शामिल है। माचो मिजेंसीन और क्लासिक एक्शन शैलियों के गूंजते हुए पुनर्रचना को शामिल करते हुए 2 एल्ड्रिच की फिल्में मुख्यधारा के सिनेमा में हिंसा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती थीं, साथ ही साथ शैली की फिल्म ट्रॉप्स की मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल व्याख्याओं के लिए भी जानी जाती थीं। 3 ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने लिखा कि एल्ड्रिच का काम मानव व्यवहार की जटिलताओं के प्रति एक विध्वंसक संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। 4 उनकी कई फिल्में बाद में फ्रेंच न्यू वेव के सदस्यों के लिए प्रभावशाली साबित हुई। 5-6 अपने निर्देशकीय कार्य के अलावा एल्ड्रिच को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य के रूप में उनकी वकालत के लिए भी जाना जाता है। 2 कार्यकालों के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में सेवा की और इसके रॉबर्ट बी एल्ड्रिच अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामांकित हुए। 7 प्रारंभिक जीवन। परिवार। रॉबर्ट बर्गेस एल्ड्रिच का जन्म क्रेनस्टन, रोड आइलैंड में एक धनी और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। रोड आइलैंड के एल्ड्रिच। 8 उनके पिता एडवर्ड बर्गेस एल्ड्रिच 1871 से 1957 द टाइम्स ऑफ पावकेट के प्रकाशक और राज्य रिपब्लिकन राजनीति में एक प्रभावशाली कार्यकर्ता थे। उनकी मां लोरा एल्सी नी लॉसन, न्यू हैम्पशायर 1874 से 1931 की मृत्यु तब हुई जब एल्ड्रिच 13 वर्ष के थे और उन्हें उनके बेटे द्वारा बहुत प्यार से याद किया जाता है। रूथ एल्ड्रिच कॉफिंगर 1912 से 1987 उनकी बड़ी बहन और इकलौती सहोदर थीं। 9 उनके उल्लेखनीय पूर्वजों में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के जनरल नैथनेल ग्रीन और धर्मशास्त्री रोजर विलियम्स रोड आइलैंड कॉलोनी के संस्थापक थे। 10 उनके दादा नेल्सन विलमार्थ एल्ड्रिच एक स्वनिर्मित करोड़पति और कला निवेशक थे। 30 साल 1881 से 1911 तक अमेरिकी सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य रहे। उन्हें संघीय मौद्रिक नीति तैयार करने में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए प्रेस द्वारा राष्ट्र के महाप्रबंधक का नाम दिया गया था। 11-12 एल्ड्रिच के कई चाचाओं का करियर प्रभावशाली रहा है। उनमें से एक सफल निवेश बैंकर, एक वास्तुकार और हार्वर्ड प्रशिक्षक, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य और चेस मैनहट्टन बैंक के अध्यक्ष थे, जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में अमेरिकी राजदूत के रूप में भी काम किया था। एक चाची एबिगेल ग्रीन एबी एल्ड्रिच ने जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से शादी की, जो स्टैंडर्ड ऑयल के वंशज थे और न्यूयॉर्क शहर में आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना में एक अग्रणी व्यक्ति थे। नेल्सन रॉकफेलर न्यूयॉर्क राज्य के 4 बार के गवर्नर और गेराल्ड फोर्ड के तहत अमेरिकी उपराष्ट्रपति और रॉकफेलर के 4 भाई निर्देशक के पहले चचेरे भाई थे। 13-14 शिक्षा। लॉसन एल्ड्रिच परिवार की वंशावली में एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी होने के नाते एल्ड्रिच पर उच्च उपलब्धि वाले परिवार में अपने कई चचेरे भाइयों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने का काफी दबाव था। 15 पारिवारिक परंपरा और अपेक्षाओं का पालन करते हुए
एल्ड्रिच ने 1933 से 1937 तक प्रोविडेंस के मोसेस ब्राउन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने ट्रैक और फुटबॉल टीमों के कप्तान के रूप में कार्य किया और अपने वरिष्ठ वर्ग के अध्यक्ष चुने गए। औसत दर्जे के ग्रेड के कारण येल में मैट्रिकुलेशन में असफल होने के बाद एल्ड्रिच ने 1937 से 1941 तक वर्जीनिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखा और कैंपस क्लबों और बिरादरियों में अग्रणी भूमिका निभाई। 16-17 महामंदी के दौरान किशोर एल्ड्रिच ने अपने परिवार की राजनीति और शक्ति के न्याय पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो 1930 के दशक के वामपंथी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के साथ उनकी बढ़ती सहानुभूति के साथ टकराया। एल्ड्रिच रॉकफेलर दक्षिणपंथी सामाजिक और राजनीतिक अभिविन्यास से एल्ड्रिच की असहमति ने पिता और पुत्र के बीच बढ़ते तनाव में योगदान दिया। 18-19 वित्त में करियर के लिए अपनी योग्यता को संतोषजनक ढंग से प्रदर्शित करने के बाद एल्ड्रिच ने डिग्री लिए बिना अपने वरिष्ठ वर्ष में कॉलेज छोड़कर अपने पिता की अवहेलना की। 13 एल्ड्रिच ने अपने चाचा विंथ्रोप डब्ल्यू एल्ड्रिच से संपर्क किया, जिन्होंने अपने 23 वर्षीय भतीजे को आरकेओ स्टूडियो में $25 प्रति सप्ताह पर प्रोडक्शन क्लर्क की नौकरी दिलवाई। 20 इस अवज्ञा के लिए एल्ड्रिच को तुरंत ही बेदखल कर दिया गया। एल्ड्रिच ने एल्ड्रिच रॉकफेलर कबीले के साथ अपने संबंधों के सार्वजनिक रिकॉर्ड को मिटाकर बदला लिया, जबकि इस उल्लंघन को स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने शायद ही कभी अपने परिवार का उल्लेख किया या उसका जिक्र किया। 21 ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अमेरिकी फिल्म निर्देशक एल्ड्रिच जितना अमीर पैदा नहीं हुआ और फिर परिवार के पैसे से पूरी तरह से कट गया। 22-23 आरकेओ पिक्चर्स 1941 से 1943 23 साल की उम्र में एल्ड्रिच ने आरकेओ पिक्चर्स में एक प्रोडक्शन क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया, जो एक प्रवेश स्तर की स्थिति थी। उन्होंने अपने रॉकफेलर कनेक्शन के माध्यम से एक सहयोगी निर्माता के रूप में स्टूडियो में प्रवेश करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 24-25 मई 1941 में हॉलीवुड के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पहली पत्नी हैरियट फोस्टर से शादी की, जो उनकी बचपन की प्रेमिका थीं। 26-17 हालांकि हॉलीवुड के शीर्ष स्टूडियो में सबसे छोटा आरकेओ निर्देशकों जॉर्ज कूकर, जॉन फोर्ड, अल्फ्रेड हिचकॉक और हॉवर्ड हॉक्स के साथ साथ फिल्म सितारों फ्रेड एस्टायर और जिंजर रोजर्स, कैरी ग्रांट, कैथरीन हेपबर्न और मार्क्स ब्रदर्स की एक प्रभावशाली सूची का दावा कर सकता था। 23 वर्षीय एल्ड्रिच ने 26 साल की उम्र में ऑर्सन वेल्स द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसित सिटीजन केन 1941 की रिलीज के बाद आरकेओ के साथ 6 फिल्मों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अपने कर्तव्यों को संभाला। 27 जब दिसंबर 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, तो एल्ड्रिच को वायुसेना मोशन पिक्चर यूनिट में शामिल किया गया, लेकिन एक पुरानी फुटबॉल चोट के कारण उन्हें सैन्य सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें जल्दी ही छुट्टी दे दी गई। फिल्म स्टूडियो की जनशक्ति की कमी ने एल्ड्रिच को फिल्म निर्माण की मूल बातें सीखने के लिए तीसरे या दूसरे स्तर के निर्देशक के सहायक के रूप में असाइनमेंट जीतने की अनुमति दी। 28-29 द्वितीय सहायक निर्देशक सिर्फ 2 साल में उन्होंने जाने माने निर्देशकों के साथ 2 दर्जन फिल्मों में काम किया। वे जॉन ऑफ पेरिस 1942, रॉबर्ट स्टीवेंसन द्वारा निर्देशित द फाल्कन टेक्स ओवर 1942, इरविंग रीस द्वारा निर्देशित द बिग स्ट्रीट 1942, रीस द्वारा निर्देशित बॉम्बार्डियर 1943, रिचर्ड वालेस द्वारा निर्देशित बिहाइंड द राइजिंग सन 1943, एडवर्ड डिमित्रिक द्वारा निर्देशित ए लेडी टेक्स ए चांस 1943, विलियम ए सीटर द्वारा निर्देशित द एडवेंचर्स ऑफ ए रूकी 1943, लेस्ली गुडविन्स द्वारा निर्देशित गैंगवे फॉर टुमारो 1943, जॉन एच ऑयर द्वारा निर्देशित और रूकीज इन बर्मा 1943,
गुडविन्स द्वारा निर्देशित में दूसरे सहायक निर्देशक थे। प्रथम सहायक निर्देशक। युद्ध के अंत में एल्ड्रिच निर्देशक लेस्ली गुडविन्स के साथ कॉमेडी शॉर्ट्स बनाकर प्रथम सहायक निर्देशक के पद पर पहुंच गए थे। 1944 में एल्ड्रिच ने आरकेओ को छोड़ दिया और कोलंबिया, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स और पैरामाउंट सहित अन्य प्रमुख स्टूडियो में फीचर फिल्मों पर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। 30, 31, 32 सहायक निर्देशक 1944 से 1952। एल्ड्रिच को कई उल्लेखनीय और प्रतिभाशाली हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। इन असाइनमेंट के दौरान, जो 9 साल तक चले, एल्ड्रिच ने फिल्म निर्माण के व्यावहारिक और सौंदर्य दोनों मूल सिद्धांतों को सीखा। स्थान और वातावरण निर्धारित करना। जीन रेनॉयर, द साउथर्नर, 1945। शॉट की पूर्वयोजना बनाने की तकनीकें। लुइस माइलस्टोन की द स्ट्रेंज लव ऑफ मार्था इवर्स, 1946। एक्शन सीन। विलियम ए वेलमैन की द स्टोरी ऑफ जी.आई. जो, 1946। अभिनेताओं के साथ संचार का महत्व। जोसेफ लॉसी की द प्रॉलर, 1951। और कैमरा और दर्शकों के बीच दृश्य सहानुभूति स्थापित करना। चार्ली चैपलिन की लाइमलाइट, 1952। 33, 31, 29। उन्होंने पार्डन माई पास्ट, 1945, लेस्ली फेंटन द्वारा निर्देशित, और द प्राइवेट अफेयर्स ऑफ बेल अमी, 1947, अल्बर्ट लेविन द्वारा निर्देशित, पर भी काम किया। एल्ड्रिच ने इन परियोजनाओं और निर्देशकों से बहुत ही सूक्ष्म विवेक के साथ संपर्क की। इन वर्षों के दौरान एल्ड्रिच ने प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ स्थायी पेशेवर संबंध बनाए जो उनके फिल्म निर्माण करियर में उनकी सेवा करेंगे, अर्थात छायाकार जोसेफ बिरोक, फिल्म संपादक माइकल लुसियानो, संगीत निर्देशक फ्रैंक डी वोल, कला निर्देशक विलियम ग्लासको और पटकथा लेखक लुकास हेलर। उनकी फिल्म लीड और सहायक भूमिकाओं के लिए वफादार, ज्यादातर पुरुष, खिलाड़ियों की एक मंडली को शामिल किया गया था। बर्ट लैंकेस्टर, जैक पालेंस, ली मार्विन, एडी अल्बर्ट, रिचर्ड जैकेल, वेस्ली एडी, अर्नेस्ट बोर्गनीन और चार्ल्स ब्रोंसन। 35, 36 एंटरप्राइज प्रोडक्शंस, 1946 से 1948। एंटरप्राइज प्रोडक्शंस के साथ एल्ड्रिच का जुड़ाव उनकी प्रशिक्षुता का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। प्रोडक्शन कंपनी ने स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया, जो अमेरिकी समाज के सत्तावादी पहलुओं की आलोचना करने वाले सामाजिक रूप से जागरूक विषयों का स्वागत करता है। 37, 38 एंटरप्राइज में रहते हुए एल्ड्रिच ने पटकथा लेखक और निर्देशक अब्राहम पोलोंस्की के साथ एक पेशेवर और व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित किया, जो 1930 के दशक के पॉपुलर फ्रंट आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी संबंधित फिल्मों ने एक दमनकारी समाज द्वारा विनाश का विरोध करने के लिए एक व्यक्ति के अक्सर हताश संघर्ष के मुद्दे को संबोधित किया। 39, 40 एंटरप्राइज की बॉडी एंड सोल, 1947, पोलोंस्की द्वारा लिखित, रॉबर्ट रॉसन द्वारा निर्देशित और जॉन गारफील्ड द्वारा अभिनीत, ने संरचनात्मक और विषयगत दोनों दृष्टिकोणों से 29 वर्षीय सहायक निर्देशक पर गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। गारफील्ड एक भ्रष्ट पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाता है, जो डकैतों को चुनौती देकर खुद को छुड़ाना चाहता है, जो जोर देते हैं कि वह लड़ाई छोड़ दे या अपनी जान दे। 41 जबकि नायक की व्यक्तिगत असफलताएं उसके खुद के उत्पीड़न में योगदान करती है, फिल्म पूंजीवाद को एक अपूरणीय प्रणाली के रूप में निंदा करती है। 42 एल्ड्रिच अपने पूरे करियर के दौरान बॉडी एंड सोल पर फिर से आएंगे, जब शीत युद्ध युग के प्रतिक्रियावादी राजनीतिक माहौल में काम करते हुए 1930 के दशक के प्रगतिशील आदर्शों को व्यक्त करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांग रहे थे। 43, 44 मुझे लगता है कि 1936 से 1940 तक किसी भी तरह की बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति कम्युनिस्ट होता। वे सबसे बुद्धिमान थे, वे सबसे तेज थे, वे सबसे अच्छे थे, और आपको उस विचारधारा के लोगों के साथ काम करना अधिक उत्तेजक, अधिक रोमांचक लगता था। रॉबर्ट एल्ड्रिच, हॉलीवुड ब्लैकलिस्ट से ठीक पहले द एंटरप्राइज स्टूडियो
में अपने सहयोगियों की क्षमता को याद करते हुए 45, 46, 47। 1948 में एल्ड्रिच ने पोलोंस्की और गारफील्ड के साथ मिलकर नोयर फिल्म फोर्स ऑफ एविल बनाई। कहानी वॉल स्ट्रीट के एक वकील से जुड़ी है जो एक माफिया वकील, गारफील्ड, बन गया है, जो अपने नियोक्ताओं के बारे में तब सूचना देता है जब वे उसके भाई की हत्या कर देते हैं। फोर्स ऑफ एविल के सिनेमाई रूप से अत्यधिक दृश्य और आकर्षक ध्वनि बाद में एल्ड्रिच की फिल्मों किस मी डेडली और ट्वाइलाइट्स लास्ट ग्लेमिंग में दिखाई दी। 48, 49। 1940 के दशक के अंत में एंटरप्राइज के बंद होने के बाद एचयूएसी ने एंटरप्राइज में एल्ड्रिच के कई सहयोगियों की जांच की। इनमें रॉसन, पोलोंस्की, गारफील्ड, निर्देशक जॉन बेरी और जोसेफ लोसी, निर्माता कार्ल फोरमैन और पटकथा लेखक डाल्टन ट्रम्बो शामिल थे, जिनमें से कुछ को ब्लैकलिस्ट किया गया और कारावास की सजा दी गई। इन कलाकारों के साथ सहयोग के बावजूद एल्ड्रिच को अधिकारियों ने कभी निशाना नहीं बनाया। यह काफी हद तक 1930 के बाद फिल्म उद्योग में उनके प्रवेश के कारण था, जब कम्युनिस्ट और वामपंथी संगठनों द्वारा भर्ती कम हो रही थी। फिर भी एल्ड्रिच रेड स्केयर के पीड़ितों के लिए एक चैंपियन बने रहे। 50, 51। एंटरप्राइज में एल्ड्रिच ने लुइस माइलस्टोन के लिए आर्क ऑफ ट्रायम्फ 1948 और नो माइनर वाइस 1948, निर्देशक रिचर्ड फ्लेचर और निर्माता स्टेनली क्रेमर के लिए सो दिस इज न्यूयॉर्क 1948 और मैक्स ओफुल्स के लिए कॉट 1949 में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। अपनी प्रशिक्षुता के दौरान एल्ड्रिच ने चित्र निर्माण के हर तत्व पर स्वायत्त नियंत्रण और अपनी रचनात्मक दृष्टि की उपलब्धि के बीच के संबंध के लिए गहरी प्रशंसा विकसित की। वह हमेशा अपनी फिल्मों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए प्रयास करते रहे। 52, 53। स्वतंत्र सहायक निर्देशक 1948 से 1952। एंटरप्राइज के खत्म होने के बाद एल्ड्रिच की सहायक निर्देशक के तौर पर काफी मांग बनी रही। उन्होंने रिपब्लिक में द रेड पोनी 1949 में लुइस माइलस्टोन के लिए फिर से काम किया और रॉय डेल रूथ के लिए रेड लाइट 1949, रिचर्ड वालेस के लिए ए किस फॉर कॉर्लिस 1949, टेड टेजलाफ के लिए द व्हाइट टॉवर 1950, जोसेफ लॉसी के लिए एम 1951 और द प्रॉलर 1951 और रीस के लिए न्यू मैक्सिको 1951 में काम किया। एल्ड्रिच टेन टॉल मैन 1951 में निर्माता हेरोल्ड हेचट के सहायक थे। यह बर्ट लैंकेस्टर अभिनीत एक फ्रेंच फॉरेन लीजन एक्शन फिल्म थी। उन्होंने सैम स्पीगल के लिए व्हेन आई ग्रो अप 1951 में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में और एंड्रयू एल स्टोन के लिए द स्टील ट्रैप 1952 में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया। हिच्ट को टेन टॉल मैन में एल्ड्रिच के साथ काम करने में आनंद आया था और उन्होंने उन्हें द फर्स्ट टाइम 1952 में इस्तेमाल किया, जो फ्रैंक टैशलिन की फीचर निर्देशन वाली पहली फिल्म थी। एल्ड्रिच की अब तक की सबसे उल्लेखनीय भूमिका लाइमलाइट 1952 में आई, जिसके लिए वह चार्ली चैपलिन के सहायक निर्देशक थे। 54, वह एबॉट एंड कॉस्टेलो मीट कैप्टन किड 1952 में सहायक थे। टेलीविजन 1952 से 1954। 1952 तक 34 वर्षीय सहायक निर्देशक, जो निर्देशन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, को हॉलीवुड में कोई प्रस्ताव नहीं मिला। 55, एक जर्नीमैन स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक, वह अपने टेलीविजन स्टार्टअप में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए। लाइव प्रसारण के नवजात उद्योगों का स्वर्ण युग संगठन के प्रारंभिक चरण में था और निर्माता हॉलीवुड फिल्म उद्योग से प्रतिभाओं को भर्ती करने में प्रसन्न थे। 56, 57 महज एक कैरियर कदम से अधिक, टेलीविजन ने एल्ड्रिच को सिनेमाई कौशल और अवधारणाओं को लागू करने का अवसर दिया, जो उन्होंने फिल्म निर्माण में अपनी उदार शिक्षा के दौरान पूरी तरह से नए माध्यम में हासिल किए थे। 58, 59 वे निर्देशकों को केवल पैमाने के हिसाब से भुगतान कर रहे थे। एल्ड्रिच ने उस समय को याद किया। आखिर कौन न्यूयॉर्क में जाकर बड़े पैमाने पर काम करना चाहता था?
केवल वे लोग जिन्होंने कभी निर्देशन नहीं किया था या जिन्हें मौका नहीं मिला। वाल्टर ब्लेक ने कैमे सोप शो कर रहे लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मैं यहां एक चट्टान के पीछे इंतजार कर रहा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मैं चैपलिन की एक तस्वीर में सहायक निर्देशक था, इसलिए उसने उन्हें बताया कि मैंने चैपलिन का निर्देशन किया है। चैपलिन के अलावा कोई भी चैपलिन का निर्देशन नहीं करता, लेकिन इन लोगों को अंतर नहीं पता था। इसलिए मैं न्यूयॉर्क वापस गया और मुझे नहीं पता 30 या 40 शो किए। 54 प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 1952 में एल्ड्रिच को एंथोलॉजी सीरीज द डॉक्टर, बाद में सिंडिकेशन में द गेस्ट नाम दिया गया, के एपिसोड निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया, जो वार्नर एंडरसन अभिनीत एक प्रारंभिक सोप ओपेरा था। शूटिंग शेड्यूल बेहद तंग थे। इसके बावजूद एल्ड्रिच ने नियमित रूप से आवंटित समय का आधा या उससे अधिक हिस्सा रिहर्सल के लिए समर्पित किया, जो खिलाड़ियों के लिए एक बेहद आश्वस्त करने वाला अभ्यास था, जिसने अंतिम लाइव शूट के कुशल निष्पादन में योगदान दिया। 60-61 द डॉक्टर के बाद एल्ड्रिच हॉलीवुड चले गए, जहां उन्होंने टेलीविजन के चाइना स्मिथ के 20 एपिसोड पूरे किए, जिसमें डैन दुरिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी तथा जिन्हें और भी अधिक सख्त समय सारिणी पर फिल्माया गया था। उन्होंने टीवी के 4 स्टार प्लेहाउस और श्लिट्ज प्लेहाउस ऑफ स्टार्स, द पुसीफुट इन रॉक्स में निर्देशक के रूप में भी काम किया। 62-63 एल्ड्रिच ने शुरुआती टीवी उद्योग को निर्देशक के क्रैश कोर्स के रूप में वर्णित किया, जहां फीचर फिल्म निर्माण के विपरीत श्रृंखला की समग्र गुणवत्ता किसी एक एपिसोड की सफलता या विफलता से अधिक महत्वपूर्ण थी। टेलीविजन में अपने 2 साल के कार्यकाल में एल्ड्रिच तकनीक और कथात्मक योजनाओं के साथ प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र थे, जो बाद में उनकी फिल्म उपचारों में दिखाई देंगे। इस प्रकार उन्होंने चरित्र प्रेरणा को प्रकट करने के लिए सिनेमाई फ्रेमिंग और रचना का उपयोग किया और संवाद को उजागर करने के लिए क्लोज अप का उपयोग किया, जिससे उनके एपिसोड एक पॉलिश हॉलीवुड स्टूडियो जैसी उपस्थिति के साथ संपन्न हुए। एल्ड्रिच ने एक कला के रूप में टेलीविजन को नीचा दिखाने से परहेज किया, केवल इसके जल्दबाजी वाले शेड्यूल और तैयारी के समय की कमी पर खेद व्यक्त किया। 64-65 फीचर फिल्म निर्देशक। प्रारंभिक फीचर फिल्में। दिसंबर 1951 में इरविंग एलन ने घोषणा की कि उन्होंने अल्बर्ट ब्रोकोली के साथ वारविक प्रोडक्शंस का गठन किया है। उनका इरादा रॉबर्ट एल्ड्रिच के साथ द गामा पीपल बनाने का था। 66 अगस्त 1952 में एलन ने घोषणा की कि एल्ड्रिच द गामा पीपल के साथ निर्देशक के रूप में अपनी पहली फीचर फिल्म बनाएंगे, जिसे एल्ड्रिच की अपनी पटकथा से सर्दियों में यूरोप में शूट किया जाएगा। 67 डिक पॉवेल को स्टार बनाने के लिए स्लेट किया गया था। 68 हालांकि फिल्म कई सालों तक नहीं बनाई जाएगी, एल्ड्रिच की भागीदारी कहानी पर काम करने तक सीमित होगी। एल्ड्रिच ने निर्देशक के रूप में फीचर फिल्मों में तब कदम रखा जब हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने सो दिस इज न्यूयॉर्क में एल्ड्रिच के साथ काम किया था, ने एमजीएम को निर्देशक की सिफारिश की, जो कम बजट की बेसबॉल फिल्म बिग लीगर 1953 के लिए खेल में पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। 64 फिल्म खास सफल नहीं रही, इसलिए एल्ड्रिच टेलीविजन पर लौट आए, 4 स्टार प्लेहाउस के एपिसोड किए, जिनमें से कई ब्लेक एडवर्ड्स द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने द विटनेस का निर्देशन किया, जिसमें डिक पॉवेल, स्ट्रॉथर मार्टिन और चार्ल्स ब्रोंसन ने अभिनय किया। 70 और चार्ल्स बॉयर के साथ द बैड स्ट्रीक का निर्देशन किया। 71 एल्ड्रिच फीचर फिल्मों में काम करने के लिए महत्वाकांक्षी रहे और उन्होंने वर्ल्ड फॉर रैंसम 1954 नामक एक कम बजट की एक्शन फिल्म के लिए पैसे जुटाए, जिसमें चाइना स्मिथ के समान कई सेट और कलाकार थे, जिसमें स्टार डैन दुरिया भी शामिल थे। इसे प्लाजा प्रोडक्शंस के लिए बनाया गया था और एलाइड आर्टिस्ट्स द्वारा वित्तपोषित किया गया था। एल्ड्रिच ने इसका निर्माण और निर्देशन किया। सिनेमेटोग्राफर जोसेफ एफ बिरोक थे, जिन्होंने एल्ड्रिच की बाद की कई फीचर फिल्मों की शूटिंग की। बर्ट लैंकेस्टर, अपाचे और वेरा क्रूज। वर्ल्ड फॉर रैंसम को हेरोल्ड हेचट
और बर्ट लैंकेस्टर ने देखा, जिन्होंने एल्ड्रिच को अपनी पहली रंगीन फिल्म अपाचे 1954 निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया, जो एक वेस्टर्न थी जिसमें लैंकेस्टर ने अपाचे फाइटर की भूमिका निभाई थी। इसे हेचट लैंकेस्टर प्रोडक्शंस के लिए बनाया गया था और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के माध्यम से रिलीज किया गया था। यह फिल्म एक बड़ी हिट रही, जिसने $6 मिलियन कमाए। बेहतर हेचट और लैंकेस्टर ने एल्ड्रिच को फिर से वेरा क्रूज 1954 में इस्तेमाल किया, जो गैरी कूपर और लैंकेस्टर अभिनीत एक वेस्टर्न थी। यह अपाचे की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर और भी अधिक सफल रही, जिसने $9 मिलियन कमाए और एल्ड्रिच को निर्देशक के रूप में मजबूती से स्थापित किया। बेहतर निर्माता बनना, किस मी डेडली, द बिग नाइफ और अटैक। इन फिल्मों की सफलता ने एल्ड्रिच को अपनी खुद की कंपनी द एसोसिएट्स एंड एल्ड्रिच स्थापित करने और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाया। इसकी पहली फिल्म जैक जेवने की द वे वी आर थी, जो एक महिला के बारे में थी जिसका एक छोटे आदमी के साथ संबंध है। 73 इसे तुरंत नहीं बनाया गया था। इसके बजाय एल्ड्रिच ने किस मी डेडली 1955 का निर्माण और निर्देशन किया, जो एआई बेजेराइड्स द्वारा मिकी स्पिलाने के उपन्यास से रूपांतरित एक नोयर फिल्म थी जिसमें राल्फ मीकर ने माइक हैमर की भूमिका निभाई थी। परपीरक हिंसा के अपने चित्रण में नए आयाम स्थापित करते हुए इसे पार्कलेन प्रोडक्शंस के लिए बनाया गया था, जो विक्टर सेविले की स्वतंत्र कंपनी थी, जिसके पास अधिकार थे और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के माध्यम से रिलीज किया गया था। 75 इसके बाद एल्ड्रिच और उनकी कंपनी ने क्लिफोर्ड ओडेट्स के एक नाटक पर आधारित द बिग नाइफ 1955 बनाई। एल्ड्रिच ने इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें जैक पैलेंस द्वारा निभाए गए एक फिल्म स्टार की कहानी है, जो रॉड स्टीगर के अत्याचारी हॉलीवुड निर्माता के खिलाफ विद्रोह करता है। एसोसिएट्स और एल्ड्रिच कंपनी ने एक दूसरी फिल्म बनाई, जो एक नाटक पर आधारित थी और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के माध्यम से रिलीज हुई, अटैक 1956, जिसमें पैलेंस और ली मार्विन ने अभिनय किया। 76 तीनों में से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं रही, हालांकि उन्हें कुछ बेहतरीन समीक्षाएं मिलीं। खास तौर पर किस मी डेडली फ्रांस में एक प्रमुख पंथ पसंदीदा बन गई। 54 मैंने उन फिल्मों पर लगभग बिना किसी आर्थिक मदद के काम किया, उन्होंने कहा। वे सिस्टम में फंस गए और लाभदायक फिल्में नहीं थीं। एल्ड्रिच ने कहा कि उनके अनुभवों ने उन्हें इस मामले में अधिक संदेहास्पद बना दिया कि किस चीज को प्राथमिकता दी जाए और किस तरह की सामग्री दी जाए जिससे एक अच्छी फिल्म बन सकती है, जिसे कोई भी या बहुत कम लोग देखने जाएंगे। यही ब्रेक था। मुझे एहसास हुआ कि अगर आप प्रोजेक्ट और सेटिंग लागत चुनने में सावधानी बरतते हैं, तो आपका स्वाद और ज्ञान हर 6 या 7 फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म बनाएगा जो सभी के लिए काफी लाभदायक होगी। 54 एसोसिएट्स ने इस समय के आसपास कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें ट्राइनी, किंडरस्पील, पोटलक फॉर पोमेरॉय, कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, डॉन वेज द्वारा और मशीन फॉर चुपारोसा शामिल है। 78 एसोसिएट्स और एल्ड्रिच कंपनी ने अन्य फिल्मों के लिए वित्तपोषण और वितरण की पेशकश करने के लिए विस्तार किया। एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो यूए के लिए द राइट बैक 1957 थी। 79 वे डाना एंड्रयूज के साथ द बिल्ड अप बॉयज बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म नहीं बन पाई। डाना एंड्रयूज ने अंततः फिल्म का समर्थन किया और उसमें अभिनय किया, जिसे मेडिसन एवेन्यू में बदल दिया गया। 80 कोलंबिया, शरद ऋतु के पत्ते और परिधान जंगल। बिग नाइफ और अटैक बनाने के बीच एल्ड्रिच ने जॉन क्रॉफोर्ड मेलोड्रामा ऑटम लीव्स 1956, मूल रूप से द वे वी आर, का निर्देशन किया, जो एक मामूली हिट थी। 81 एल्ड्रिच ने इंग्लैंड में कोलंबिया और वारविक प्रोडक्शंस के लिए बनाई गई थ्रिलर द गामा पीपल 1956 की मूल कहानी पर काम किया। जुलाई 1956 में रॉबर्ट एल्ड्रिच ने अपनी खुद की कंपनी के माध्यम से फिल्म बनाने के लिए कोलंबिया के साथ
दो चित्र का सौदा किया। पहली फिल्म द गारमेंट जंगल 1957 थी। 82 दूसरी फिल्म थी अंटिल प्रोवेन गिल्टी। 83 उन्होंने जॉन ओहारा की कहानी नाउ वी नो भी खरीदी। 84 एल्ड्रिच ने गारमेंट का निर्देशन शुरू किया, लेकिन फिल्मांकन के अंत में उन्हें निकाल दिया गया और उनकी जगह विंसेंट शेरमैन को ले लिया गया। 85 मार्च 1957 में एल्ड्रिच ने कोलंबिया पर नाटक स्टॉर्म इन द सन पर फिल्म बनाने के वादे से मुकरने का मुकदमा दायर किया, जिसे वह क्रॉफर्ड के साथ करना चाहते थे। अगले महीने मामला सुलझा लिया गया। 86 एल्ड्रिच ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, किंडरस्पील, पोमेरॉय, द स्निप हंट, अंटिल प्रोवेन गिल्टी, नाउ वी नो, लेकिन उन्हें वित्तपोषण प्राप्त करना मुश्किल लगा। 87 एसोसिएट्स और एल्ड्रिच के पास 3:10 टू युमा की स्क्रिप्ट के अधिकार थे, लेकिन अंततः उन्होंने इस परियोजना को कोलंबिया को बेच दिया। 88 यूरोप एल्ड्रिच को तब तक नौकरी नहीं मिली जब तक उन्हें हैमर फिल्म्स और सेवन आर्ट्स से जर्मनी में पैलेंस और जेफ चैंडलर अभिनीत 10 सेकंड्स टू हेल 1959 लिखने और निर्देशित करने का प्रस्ताव नहीं मिला। 54 वहां रहते हुए वह 9वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के प्रमुख थे। 89 एल्ड्रिच ने यूरोप में रहकर लियोन उरिस के उपन्यास पर आधारित और रॉबर्ट मिचम अभिनीत द एंग्री हिल्स 1959 को ग्रीस में एमजीएम के लिए निर्माता रेमंड स्ट्रॉस के लिए बनाया। एल्ड्रिच ने फिल्म को बेजेराइड्स से फिर से लिखवाया, लेकिन फिर फिल्म के उनके कट को स्ट्रॉस ने फिर से संपादित किया। यह एल्ड्रिच के लिए एक दुखद अनुभव था और फिल्म ने पैसे खो दिए। 90 एल्ड्रिच ने डर्टी डोजेन में अपनी लाभ भागीदारी को एमजीएम को 1,350,000 में बेच दिया और इस पैसे का इस्तेमाल अपने लंबे समय के सपने को पूरा करने के लिए किया, अपना खुद का स्टूडियो खरीदना, जिसे उन्होंने एल्ड्रिच स्टूडियो कहा। उन्होंने 201 नॉर्थ ऑक्सीडेंटल बुलेवार्ड में एक सुविधा चुनी, जो 1913 से एक फिल्म स्टूडियो के रूप में अस्तित्व में थी, जिसमें मैरी पिकफोर्ड की फिल्में बनाई जाती थीं और हाल ही में सदरलैंड प्रोडक्शंस का आधार बनी थी। एल्ड्रिच ने वहां द बिग नाइफ बनाई थी। 99 उन्होंने कहा, मेरा सपना हमेशा से अपना खुद का स्टूडियो बनाने का रहा है। संभवतः 1945 में पुराने एंटरप्राइज स्टूडियो को छोड़कर मैंने कभी किसी स्टूडियो को उस तरह से चलते नहीं देखा जैसा उसे चलना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटरप्राइज में हर किसी को लगता था कि वे योगदान दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम यहां भी यही महसूस कर सकते हैं। 99 स्टूडियो अगस्त 1968 में खोले गए थे। गोल्डविन, द एसोसिएट्स और एल्ड्रिच के साथ हॉलीवुड में स्टूडियो वाली एकमात्र बड़ी स्वतंत्र कंपनी थी। अगले कुछ सालों तक वे अपनी फिल्में वहीं बनाते रहे। 100 एबीसी पिक्चर्स, द डर्टी डोजेन के साथ एल्ड्रिच की सफलता ने नवगठित एबीसी पिक्चर्स को एसोसिएट्स और एल्ड्रिच कंपनी को 4 फिल्मों का अनुबंध देने की पेशकश की। एल्ड्रिच ने घोषणा की कि वे द किलिंग ऑफ सिस्टर जॉर्ज, द ग्रेटेस्ट मदर ऑफ देम ऑल, व्हाटएवर हैपेंड टू आंट एलिस और टू लेट द हीरो होंगे। 101 एबीसी के लिए एल्ड्रिच की पहली फिल्म द किलिंग ऑफ सिस्टर जॉर्ज 1968 थी, जिसे लुकास हेलर ने फ्रैंक मार्कस के नाटक से रूपांतरित किया था। इसमें बेरिल रीड और सुजाना यॉर्क ने अभिनय किया था और यह समलैंगिक संबंधों के अपने स्पष्ट चित्रण के लिए उल्लेखनीय थी। फिल्म लोकप्रिय थी, लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण पैसे का नुकसान हुआ। 102 एल्ड्रिच ने बेबी जेन की तर्ज पर ली एच. कैटजिन द्वारा निर्देशित और गेराल्डिन पेज और रूथ गॉर्डन अभिनीत साइकोबिडी थ्रिलर व्हाट एवर हैपेंड टू आंट एलिस 1969 का निर्माण किया, लेकिन उसका निर्देशन नहीं किया। इसने भी पैसे खो दिए। 102 एल्ड्रिच ने घोषणा की कि वह एलिजाबेथ फेनविक के उपन्यास गुडबाय डियर एल्वा पर आधारित एक तीसरी व्हाटएवर हैपेंड टू फिल्म व्हाटएवर हैपेंड टू डियर एल्वा बनाएंगे। हालांकि कोई फिल्म नहीं बनाई गई। 103
एल्ड्रिच ने एक 20 मिनट की डेमो फिल्म द ग्रेटेस्ट मदर ऑफ देम ऑल 1969 बनाई ताकि फीचर लेंथ संस्करण के लिए पैसे जुटाए जा सके, लेकिन एबीसी से रुचि आकर्षित करने में असमर्थ रहे। पीटर फिंच ने अभिनय किया। 54 एबीसी चाहता था कि एल्ड्रिच द डर्टी डजन की तर्ज पर एक युद्ध फिल्म बनाए, इसलिए उन्होंने टू लेट द हीरो 1970 का निर्माण और निर्देशन किया, जो एक गश्ती फिल्म थी जिसे वे 1959 से विकसित कर रहे थे। 92 माइकल केन और क्लिफ रॉबर्टसन द्वारा अभिनीत और फिलीपींस में लोकेशन के काम के बावजूद फिल्म ने कुल मिलाकर $6,765,000 का नुकसान किया, जिससे यह एबीसी फिल्म्स के इतिहास में सबसे बड़ी धन हानि वाली फिल्मों में से एक बन गई। 102 एबीसी के लिए एल्ड्रिच की अगली फिल्म द ग्रिसम गैंग 1971 थी, जो 1930 के दशक में सेट की गई नो ऑर्किड्स फॉर मिस ब्लेंडिश का रूपांतरण थी, जिसमें स्कॉट विल्सन और किम डार्बी थे। यह एक और फ्लॉप फिल्म थी, जिससे एबीसी को $3,670,000 का नुकसान हुआ। 102 एल्ड्रिच ने जिन फिल्मों की घोषणा की लेकिन इस समय के आसपास नहीं बनाई, उनमें रिबेलियन, अर्नेस्ट बोर्गनीन और जॉर्ज कैनेडी के साथ विक्टोरियानो हुएर्टा के बारे में एक वेस्टर्न, 104 और द मूवमेंट, छात्र विरोध के बारे में शामिल है। 105 उन्होंने किताबों के लिए स्क्रिप्ट भी विकसित की जिन्हें दूसरों द्वारा फिल्मों में बदल दिया गया, कॉफी, चाय या मैं और मोंटे वाल्श। 106 अब तक एल्ड्रिच का एबीसी के साथ रिश्ता तनावपूर्ण हो चुका था और मुकदमों में बदल चुका था, जिसका एक कारण एबीसी द्वारा एल्ड्रिच की अन्य परियोजनाओं को वित्तपोषित करने से इनकार करना भी था। एल्ड्रिच ने एबीसी से अलग होकर जनवरी 1972 में अपने स्टूडियो को बेचने के लिए रख दिया। 107 54 1972 में एक साक्षात्कार में एल्ड्रिच ने कहा था कि स्थायी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, खास तौर पर इस व्यवसाय में प्लेट पर बने रहना या टेबल पर बने रहना, खेल में बने रहना सबसे जरूरी है। आप खुद को अनदेखा या किनारे पर धकेले जाने की अनुमति नहीं दे सकते। बहुत प्रतिभाशाली लोगों को किनारे कर दिया गया और उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आपको किस्मत और प्रतिभा के बीच चुनाव करना है, तो आपको किस्मत को चुनना होगा। दोनों में से कुछ या दोनों का बहुत होना अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो किस्मत ही इसका जवाब है। इस व्यवसाय में इससे ज्यादा और कहीं नहीं। सही जगह, सही समय, सही स्क्रिप्ट, सभी सही तत्व, इनसे निर्देशकों, लेखकों, अभिनेताओं में फर्क पड़ता है। 54 उलझाना का छापा और उत्तरी ध्रुव का सम्राट। एल्ड्रिच ने उलझाना की रेड 1972 के साथ वेस्टर्न में वापसी की, जिसे यूनिवर्सल में एसोसिएट्स और एल्ड्रिच के निर्माता कार्टर डे हेवन के साथ बनाया गया था। इसमें वेरा क्रूज के बाद पहली बार एल्ड्रिच ने लैंकेस्टर के साथ फिर से काम किया। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही, लेकिन बाद में इसे उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाने लगा। 54 108 एल्ड्रिच ने इसके बाद एम्परर ऑफ द नॉर्थ पोल 1973 बनाई, जो 1930 के दशक में रेलवे के आवारा लोगों की कहानी थी, जिसमें ली मार्विन और अर्नेस्ट बोर्गनीन ने अभिनय किया था। हाइमन द्वारा 20वीं सेंचुरी फॉक्स में निर्मित, यह एक और बॉक्स ऑफिस विफलता थी। 108 हालांकि हाल के वर्षों में इसकी प्रतिष्ठा में भी उछाल आया है। लियोनार्ड माल्टिन ने इसे 3.5 स्टार दिए, इसे असामान्य, रोमांचक और अद्वितीय मनोरंजन कहा। 2 विद बर्ट रेनॉल्ड्स, द लॉन्गेस्ट यार्ड और हसल। एल्ड्रिच की व्यावसायिक किस्मत बर्ट रेनॉल्ड्स अभिनीत जेल कॉमेडी द लॉन्गेस्ट यार्ड 1974 से पुनर्जीवित हुई। पैरामाउंट में निर्माता अल्बर्ट एस. रूडी के लिए बनाई गई यह फिल्म द डर्टी डोजेन के बाद एल्ड्रिच की सबसे बड़ी हिट थी। 109 एल्ड्रिच यूगोस्लाविया में एंथनी क्विन के साथ $3 मिलियन के बजट में टारस बुल्बा बनाने जा रहे थे, लेकिन फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं एक और प्रस्तावित विषय द कैटालिस्ट, जो रोनाल्ड डंकन के पुरुष उभयलिंगीपन के बारे में एक नाटक पर आधारित था।
91 एल्ड्रिच ने कई बार टारस बुल्बा बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें अपनी स्क्रिप्ट हेरोल्ड हेच को बेचनी पड़ी, जिन्होंने 1962 में एल्ड्रिच के बिना एक फिल्म बनाई। इस समय के आसपास उन्होंने जो अन्य प्रोजेक्ट विकसित किए, उनमें एंग्री ओडिसी, द लेफ्ट बैंक और टू लेट द हीरो शामिल है। 92 एल्ड्रिच हॉलीवुड लौटकर होटल डे पेरी, सनडांस रिटर्न्स और एडवेंचर्स इन पैराडाइज के एपिसोड निर्देशित करने लगे। उन्होंने यूनिवर्सल में डगलस की कंपनी के लिए एक वेस्टर्न फिल्म, द लास्ट सनसेट, 1961 का निर्देशन किया, जिसमें कर्क डगलस और रॉक हडसन ने अभिनय किया था। एल्ड्रिच ने जॉन मिल्स के साथ क्रॉस ऑफ आयरन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वित्तपोषण नहीं मिल सका। 93 इसके बाद एल्ड्रिच इटली वापस चले गए, जहां उन्होंने जोसेफ ई लेविन के लिए बाइबिल पर आधारित शानदार फिल्म सोडोम एंड गोमोराह, 1962 का निर्देशन किया। एल्ड्रिच ने अंतिम फिल्म की निंदा की, जिसकी लागत $6 मिलियन थी। 94 95 वार्नर ब्रदर्स, बेबी जेन को क्या हुआ और 4 फॉर टेक्सास। एल्ड्रिच ने एसोसिएट्स और एल्ड्रिच कंपनी के लिए व्हाट एवर हैपेंड टू बेबी जेन, 1962 उपन्यास का विकल्प चुनकर अपने करियर को फिर से जीवंत कर दिया। उन्होंने बेट डेविस और जॉन क्रॉफोर्ड को स्टार के रूप में साइन किया, लुकास हेलर को स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा और वार्नर ब्रदर्स के माध्यम से वित्तपोषण जुटाया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही और 5 अकादमी पुरस्कार नामांकन, ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए एक जीत सहित अर्जित किए, जिससे एल्ड्रिच की व्यावसायिक और आलोचनात्मक प्रतिष्ठा बहाल हुई। इसने डेविस और क्रॉफोर्ड की लोकप्रियता को भी बॉक्स ऑफिस पर फिर से जगाया और बड़ी अभिनेत्रियों द्वारा अभिनीत हॉरर फिल्मों की एक उपशैली को जन्म दिया, जिसका उपनाम साइकोबिडी था। 54 इसने गॉथिक, कैंप संवेदनशीलता वाली फिल्मों हश हश स्वीट चार्लोट और अन्य में जारी की एक श्रृंखला भी शुरू की, जो समलैंगिक दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गई। 96 वार्नर में रहते हुए एल्ड्रिच ने फ्रैंक सिनात्रा और डीन मार्टिन के साथ 4 फॉर टेक्सास, 1963 नामक एक कॉमिक वेस्टर्न लिखी, निर्मित और निर्देशित की। सैम प्रोडक्शंस के लिए बनाई गई इस फिल्म में चार्ल्स ब्रोंसन, विक्टर बुओनो, उर्सुला एंड्रेस और अनीता एकबर्ग सहायक भूमिकाओं में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी लोकप्रिय रही, लेकिन एल्ड्रिच को सिनात्रा और उसके बाद बनी फिल्म के साथ काम करना पसंद नहीं आया। 54 20वीं सेंचुरी फॉक्स, हश हश स्वीट चार्लोट और फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स। अपनी हालिया व्यावसायिक सफलताओं से उत्साहित होकर एल्ड्रिच ने 8 फिल्मों के $14 मिलियन के प्रोडक्शन प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें क्रॉस ऑफ आयरन, व्हाटएवर हैपेंड टू कजिन चार्लोट, द जार की दुल्हन, ब्रूहाहा, द लीजेंड ऑफ लाइलाह क्लेयर, पेपर ईगल, चंगेज खान की साइकिल और वेरा क्रूज की अगली कड़ी देयर रियली वाज ए गोल्ड माइन शामिल है। उन्होंने नाउ वी नो, वेंजेंस इज माइन, पोटलक फॉर पोमेरॉय और टू लेट द हीरो पर स्क्रिप्ट तैयार की थी। अन्य प्रोजेक्ट्स में द स्ट्रॉन्ग आर लोनली, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और टीवी सीरीज द मैन शामिल थे। 97 उन्होंने बेबी जेन के बाद हश हश स्वीट चार्लोट, 1964 से शुरुआत की, जिसे 20वीं सेंचुरी फॉक्स में एसोसिएट्स और एल्ड्रिच के लिए बनाया गया था। बेट्टे डेविस ने एक दक्षिणी महिला की भूमिका निभाई जो एक हवेली में रहती है और सोचती है कि वह पागल हो रही है। डेविस को जॉन क्रॉफर्ड के साथ फिर से जोड़ा जाना था, लेकिन क्रॉफर्ड ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह ओलिविया डे हैविलैंड ने ले ली। फिल्म लोकप्रिय थी, हालांकि बेबी जेन जितनी सफल नहीं रही। एल्ड्रिच अपनी अगली फिल्म ऑलमेल एक्शन स्टोरी द फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स, 1965 के लिए फॉक्स में रहे, जिसमें जेम्स स्टीवर्ट, रिचर्ड एटनबरो और पीटर फिंच थे। फिल्म व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही, लेकिन अंततः लाभदायक साबित हुई। 54 MGM, द डर्टी डजन और द लीजेंड ऑफ लाइलाह क्लेयर। एल्ड्रिच को अब तक की सबसे बड़ी हिट द डर्टी डोजेन, 1967 मिली,
जिसे केनेथ हाइमन के 7 आर्ट्स प्रोडक्शंस ने बनाया था और एमजीएम के जरिए रिलीज किया गया था। ली मार्विन, चार्ल्स ब्रॉनसन, अर्नेस्ट बोर्गनीन और जॉन कैसवेट्स अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी। 98 एल्ड्रिच ने अपनी खुद की कंपनी के लिए फिंच और किम नोवाक अभिनीत द लीजेंड ऑफ लाइलाह क्लेयर 1968 के लिए एमजीएम में काम किया। यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था। एल्ड्रिच और रेनॉल्ड्स ने तुरंत हसल 1975 में फिर से काम किया, जिसे उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी रॉबर्ट ने बनाया और पैरामाउंट के जरिए रिलीज किया। कैथरीन डेनेव की सहभिनीत एक कठिन पुलिस ड्रामा, यह बॉक्स ऑफिस पर एक और सफल फिल्म थी। हालांकि फिल्मांकन के दौरान एल्ड्रिच और रेनॉल्ड्स के बीच तनाव का मतलब था कि उन्होंने साथ में कोई और फिल्म नहीं बनाई। 110 1975 में एल्ड्रिच को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में सेवा की। लोरीमार, ट्वाइलाइट्स लास्ट ग्लेमिंग और द चॉयर बॉयज। एल्ड्रिच ने लोरीमार प्रोडक्शंस नामक टीवी कंपनी के साथ 2 चित्रों का करार किया, जो फीचर फिल्मों के क्षेत्र में जाना चाहती थी। पहली फिल्म ट्वाइलाइट्स लास्ट ग्लेमिंग 1977 थी, जो लैंकेस्टर अभिनीत एक एक्शन थ्रिलर थी। दूसरी कॉमेडी थी द चॉयर बॉयज 1977, जो जोसेफ वम्बॉग के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित थी, जिसे वम्बॉग ने इतना नापसंद किया कि उन्होंने फिल्म से अपना नाम हटाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 111 112 अंतिम फिल्में द फ्रिस्को किड और ऑल द मार्बल्स। एल्ड्रिच की आखिरी फिल्में कॉमेडी थीं। द फ्रिस्को किड 1979, जिसमें जीन वाइल्डर और हैरिसन फोर्ड ने अभिनय किया था, और ऑल द मार्बल्स 1981, जिसमें पीटर फॉक ने महिला कुश्ती की दुनिया में अभिनय किया था। दोनों ही फिल्में खास लोकप्रिय नहीं रहीं। जब बाद वाली फिल्म आई तो एल्ड्रिच ने कहा, मैं 63 साल का हूं और हर 10 साल में मेरी हिट फिल्में आती है और मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक काम कर सकूं कि 90 के दशक में भी मेरी एक हिट फिल्म आ जाए। 113 व्यक्तिगत जीवन। हैरियट फोस्टर 1941 से 1965 से अपनी शादी से। 114 एल्ड्रिच के 4 बच्चे थे, जिनमें से सभी फिल्म व्यवसाय में काम करते हैं, एडेल, विलियम, एलिडा और केली। 115 1966 में फोस्टर से तलाक लेने के बाद उन्होंने फैशन मॉडल सिबिले सिगफ्राइड से शादी की। मृत्यु और विरासत। एल्ड्रिच की मृत्यु 5 दिसंबर 1983 को लॉस एंजिल्स के एक अस्पताल में किडनी फेल होने से हुई। उन्हें हॉलीवुड हिल्स में फॉरेस्ट लॉन कब्रिस्तान के व्हिस्परिंग ट्रीज सेक्शन के लॉट 5153 में दफनाया गया है। 116 फिल्म समीक्षक जॉन पैटरसन ने 2012 में उनके करियर का सारांश दिया। वे एक जोरदार, कास्टिक, मर्दाना और निराशावादी निर्देशक थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार और बुराई को बेबाकी से दर्शाया और अपने पूरे करियर में हिंसा की सीमाओं को लांघा। उनकी आक्रामक और झगड़ालू फिल्म निर्माण शैली अक्सर भद्दी और असभ्य, लेकिन कभी भी पूरी तरह से जीवंत और जीवंत नहीं होती, जो आपके तत्काल ध्यान को आकर्षित करती है और भरपूर पुरस्कृत करेगी। 3 2012 में द गार्जियन के जॉन पैटरसन ने टिप्पणी की कि एल्ड्रिच एक अद्भुत निर्देशक है, जिनकी मृत्यु को अब लगभग 30 साल हो चुके हैं, जिनके काम का दायरा क्षितिज से फिसलने का खतरा है। 3 जापानी फिल्म निर्देशक कियोशी कुरोसावा ने अपने ऊपर एल्ड्रिच के प्रभाव का उल्लेख किया। 117 एफएक्स मिनी सीरीज फ्यूड बेट एंड जोन में एल्ड्रिच का किरदार ब्रिटिश मूल के अभिनेता अल्फ्रेड मोलिना ने निभाया है। यह सीरीज व्हाट एवर हैपेंड टू बेबी जेन और हश हश स्वीट चार्लोट के निर्माण का अनुसरण करती है। फिल्मोग्राफी। निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक लैंकेस्टर और निक क्रावेट फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट सर्कस के साथ प्रदर्शन करते हुए 1935 से 38। क्रावेट और लैंकेस्टर क्षैतिज पट्टियों पर प्रदर्शन करते हुए 9 साल की उम्र में लैंकेस्टर की मुलाकात निक क्रावट से हुई,
जिनके साथ उन्होंने आजीवन साझेदारी विकसित की। 4 साथ में उन्होंने शहर के सबसे पुराने सेटलमेंट हाउसों में से एक, यूनियन सेटलमेंट में स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों और सर्कस कलाओं में अभिनय करना सीखा। 4. 1930 के दशक में उन्होंने एक्रोबैट जोरी लैंग और क्रावट का गठन किया और जल्द ही के ब्रदर्स सर्कस में शामिल हो गए। हालांकि 1939 में एक चोट ने लैंकेस्टर को बड़े अफसोस के साथ इस पेशे को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने अस्थायी काम पाया, पहले मार्शल फील्ड्स के लिए सेल्समैन के रूप में और फिर विभिन्न रेस्तरां में गायन वेटर के रूप में। 5. द्वितीय विश्व युद्ध सेवा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के बाद लैंकेस्टर जनवरी 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में शामिल हो गए और सेना के 21वें विशेष सेवा प्रभाग के साथ प्रदर्शन किया, जो जमीन पर सैनिकों का अनुसरण करने और मनोबल बनाए रखने के लिए यूएसओ मनोरंजन प्रदान करने के लिए संगठित सैन्य समूहों में से एक था। उन्होंने 1943 से 1945 तक जनरल मार्क क्लार्क के अधीन इटली में 5वीं सेना में सेवा की। 6. उन्हें अक्टूबर 1945 में छुट्टी दे दी गई और वे तकनीशियन 5वीं कक्षा के पद के साथ एक मनोरंजन विशेषज्ञ थे। 7. अभिनय कैरियर। ब्रॉडवे। लैंकेस्टर अपनी सेना की सेवा के बाद न्यूयॉर्क लौट आए। हालांकि शुरू में अभिनय के प्रति उदासीन, लैंकेस्टर को एक निर्माता द्वारा ब्रॉडवे नाटक के लिए ऑडिशन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसने उन्हें एक लिफ्ट में देखा था जब वह काम पर अपनी तत्कालीन प्रेमिका से मिलने गया था। 8. ऑडिशन सफल रहा और लैंकेस्टर को हैरी ब्राउन की ए साउंड ऑफ हंटिंग 1945 में कास्ट किया गया। यह शो केवल 3 सप्ताह चला, लेकिन उनके प्रदर्शन ने हॉलीवुड एजेंट हेरोल्ड हेच की रुचि को आकर्षित किया। लैंकेस्टर के पास अन्य प्रस्ताव थे, लेकिन हेच ने उन्हें हॉलीवुड में आने के 5 साल के भीतर अपनी खुद की फिल्में बनाने का अवसर देने का वादा किया। हेचट के जरिए लैंकेस्टर को निर्माता हेल बी. वालिस के ध्यान में लाया गया। लैंकेस्टर न्यूयॉर्क छोड़कर लॉस एंजिल्स चले गए। वालिस ने उनके साथ 8 फिल्मों का एक गैरन्य अनुबंध किया। बर्टन स्टीफन लैंकेस्टर 2 नवंबर 1913, 20 अक्टूबर 1994 एक अमेरिकी अभिनेता थे। शुरुआत में उन्हें कोमल हृदय वाले कठोर लोगों की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में 45 साल के करियर में अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के साथ सफलता हासिल की। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया, 1 बार जीता, और उन्होंने 2 बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के लिए 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने लैंकेस्टर को क्लासिक हॉलीवुड सिनेमा के सबसे महान पुरुष सितारों में 19 का दर्जा दिया है। 1930 के दशक में लैंकेस्टर ने एक सर्कस कलाबाज के रूप में प्रदर्शन किया। 32 वर्ष की आयु में और द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा देने के बाद उन्हें ब्रॉडवे नाटक में एक भूमिका मिली और उन्होंने एक हॉलीवुड एजेंट का ध्यान आकर्षित किया। 1946 में एवा गार्डनर के साथ फिल्म नोयर द किलर्स में उनका अभिनय एक महत्वपूर्ण सफलता थी और दोनों के करियर की शुरुआत हुई। 1948 में लैंकेस्टर ने बारबरा स्टैनविक के साथ व्यावसायिक और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सॉरी रॉन्ग नंबर में अभिनय किया, जहां उन्होंने उसके अपाहिज चरित्र के पति की भूमिका निभाई। 1953 में लैंकेस्टर ने मिलिट्री ड्रामा फ्रॉम हियर टू इटर्निटी में डेबोरा केर के अवैध प्रेमी की भूमिका निभाई। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सहित 8 अकादमी पुरस्कार जीते। बाद में 1950 के दशक में उन्होंने कैथरीन हेबर्न के साथ द रेनमेकर 1956 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला, और 1957 में उन्होंने अक्सर सहकलाकार किर्क डगलस के साथ गनफाइट एट द ओके कोरल 1957 में अभिनय किया। 1950 के दशक के दौरान उनकी प्रोडक्शन कंपनी हिच्ड हिल लैंकेस्टर अत्यधिक सफल रही, जिसमें लैंकेस्टर ने निम्न फिल्मों में अभिनय किया: ट्रैपेज,
1956, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गई, जिसमें उन्होंने अपने कलाबाजी कौशल का इस्तेमाल किया और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर बियर मिला। स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस 1957, एक डार्क ड्रामा जिसे आज क्लासिक माना जाता है। रन साइलेंट, रन डीप 1958, 1960 के दशक के आरंभ में लैंकेस्टर ने कई समीक्षकों द्वारा सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्रत्येक में उनकी भूमिकाएं भिन्न थीं। 1960 में एल्मर गैंट्री में एक करिश्माई बाइबिल के ठग की भूमिका निभाने के लिए उन्हें एकेडमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 1961 में उन्होंने ऑल स्टार युद्धापराध परीक्षण फिल्म जजमेंट एट नूरनबर्ग में एक नाजी युद्ध अपराधी की भूमिका निभाई। 1962 में बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज में एक पक्षी विशेषज्ञ कैदी की भूमिका निभाते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेता का बाफ्टा पुरस्कार और अपना तीसरा ऑस्कर नामांकन अर्जित किया। 1963 में लैंकेस्टर ने विस्कॉन्टी की महाकाव्य पीरियड ड्रामा द लेपर्ड में एक इतालवी राजकुमार की भूमिका निभाने के लिए इटली की यात्रा की। हालांकि उनकी 1968 की फिल्म द स्विमर को रिलीज होने पर शुरुआत में बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन बाद के वर्षों में आलोचकों ने इसकी सराहना की और इसे एक पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ। 1970 में लैंकेस्टर ने बॉक्स ऑफिस पर हिट एयर डिजास्टर ड्रामा एयरपोर्ट में अभिनय किया। 1974 में उन्होंने फिर से विस्कोनी की फिल्म कन्वर्सेशन पीस में अभिनय किया। उन्होंने 1980 में क्राइम रोमांस अटलांटिक सिटी के साथ अपने करियर में पुनरुत्थान का अनुभव किया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा जीता और अपना चौथा ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में वे टेलीविजन मिनी सीरीज में भी दिखाई दिए, जिसमें सिडनी पोइटियर के साथ पुरस्कार विजेता सेपरेट बट इक्वल भी शामिल था। उन्होंने अपने 70 के दशक के अंत तक अभिनय करना जारी रखा, जब तक कि 1990 में एक स्ट्रोक ने उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर नहीं किया। 4 साल बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम फिल्म भूमिका ऑस्कर नामांकित फील्ड ऑफ ड्रीम्स में थी। प्रारंभिक जीवन। लैंकेस्टर का जन्म 2 नवंबर 1913 को न्यूयॉर्क शहर में 209 ईस्ट 106वीं स्ट्रीट पर स्थित उनके माता-पिता के घर में एलिजाबेथ नी रॉबर्ट्स और मेलमैन जेम्स लैंकेस्टर के बेटे के रूप में हुआ था। उनके माता-पिता दोनों ही मजदूर वर्ग की पृष्ठभूमि के प्रोटेस्टेंट थे। उनके सभी 4 दादा-दादी आयरलैंड के उल्स्टर प्रांत से स्कॉटिश आयरिश अप्रवासी थे। उनकी मातृपक्ष बेलफास्ट से थी, जो अंग्रेजी असंतुष्टों के वंशज थे, जिन्होंने उल्स्टर के बागान के हिस्से के रूप में आयरलैंड को उपनिवेश बनाया था। लैंकेस्टर ईस्ट हार्लेम, न्यूयॉर्क शहर में पले बड़े। उन्होंने डेविड क्लिंटन हाई स्कूल में भाग लेने के दौरान जिम्नास्टिक में बहुत रुचि और कौशल विकसित किया, जहां वे एक बास्केटबॉल स्टार थे। डेविड क्लिंटन से स्नातक होने से पहले उनकी मां की मस्तिष्क रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। लैंकेस्टर को एथलेटिक छात्रवृत्ति के साथ न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 3. सर्कस कैरियर। लैंकेस्टर की पहली फिल्म 1947 में वालिस के लिए डेजर्ट फ्यूरी थी, जिसमें लैंकेस्टर को जॉन होडियाक और लिजाबेथ स्कॉट के नाम से जाना जाता था। इसका निर्देशन लुइस एलन ने किया था। 10. फिर निर्माता मार्क हेलिंगर ने उन्हें 1946 की द किलर्स में अभिनय करने के लिए संपर्क किया, जिसे डेजर्ट फ्यूरी से पहले पूरा करके रिलीज किया गया था। रॉबर्ट सियोरमैक द्वारा निर्देशित यह एक बड़ी व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी। 12 और इसने लैंकेस्टर और उनकी सहकलाकार एवा गार्डनर को स्टारडम की ओर अग्रसर किया। तब से इसे एक क्लासिक माना जाता है। 14 हेलिंगर ने 1947 में रिचर्ड ब्रूक्स द्वारा लिखित और जूल्स डासिन द्वारा निर्देशित जेल ड्रामा ब्रूट फोर्स में लैंकेस्टर का फिर से इस्तेमाल किया। इसे भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 9 वालिस ने पैरामाउंट के माध्यम से अपनी फिल्में रिलीज की और इसलिए लैंकेस्टर और अन्य वालिस अनुबंधकर्ताओं ने 1947 में वैरायटी गर्ल में कैमियो किया।
लैंकेस्टर की अगली फिल्म 1947 में वालिस के लिए एक थ्रिलर थी, आई वॉक अलोन, जिसमें एलिजाबेथ स्कॉट और एक युवा किर्क डगलस भी थे, जो वालिस के अनुबंध के तहत थे। वैरायटी ने इसे वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसने $2 मिलियन से अधिक की कमाई की। 15 1948 में लैंकेस्टर ने आर्थर मिलर की ऑल माई सन्स के फिल्म रूपांतरण के साथ गति में बदलाव किया, जिसे एडवर्ड जी रॉबिन्सन के साथ यूनिवर्सल पिक्चर्स में बनाया गया था। वालिस के लिए उनकी तीसरी फिल्म 1948 में बारबरा स्टैनविक के साथ सॉरी, रॉन्ग नंबर का रूपांतरण थी। नॉर्मा प्रोडक्शंस। हेचट ने निर्माता बनने के लिए लैंकेस्टर से किए अपने वादे को निभाया। उन दोनों ने एक कंपनी बनाई, नॉर्मा प्रोडक्शंस, और यूनिवर्सल के साथ लंदन में एक परेशान जीआई के बारे में एक थ्रिलर बनाने के लिए एक सौदा किया। 1948 में जॉन फोंटेन के साथ और नॉर्मन फोस्टर द्वारा निर्देशित किस द ब्लर ऑफ माई हैंड्स। इसने केवल $50,000 का लाभ कमाया, लेकिन समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया। 15 हॉलीवुड में वापस आकर लैंकेस्टर ने 1949 में स्योरमैक के साथ क्रिस क्रॉस नामक एक और नोयर फिल्म बनाई। मूल रूप से इसे हेलिंगर द्वारा निर्मित किया जाना था, लेकिन जब हेलिंगर की मृत्यु हो गई तो किसी और ने इसे अपने हाथ में ले लिया। टोनी कर्टिस ने इसमें शुरुआती भूमिका निभाई। लैंकेस्टर 1949 में वालिस की चौथी फिल्म रोप ऑफ सैंड में दिखाई दिए। नॉर्मा प्रोडक्शंस ने वार्नर ब्रदर्स के साथ 3 चित्रों का सौदा किया। पहला सौदा 1950 की द फ्लेम एंड द एरो था, जो एक स्वैशबकलर फिल्म थी, जिसमें लैंकेस्टर ने अपने सर्कस कौशल का इस्तेमाल किया था। निक क्रावेट ने सहायक भूमिका निभाई थी और फिल्म ने $6 मिलियन कमाकर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की थी। यह वार्नर की वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म थी और इसने लैंकेस्टर के लिए एक पूरी तरह से नई छवि स्थापित की। 16 लैंकेस्टर को 1950 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने मिस्टर 880 के लिए उधार लिया था, जो एडमंड ग्वेन के साथ एक कॉमेडी क्राइम रोमांस फिल्म थी। एमजीएम ने उन्हें 1951 में एक लोकप्रिय वेस्टर्न वेंजेंस वैली में रखा। 17 फिर वे 1951 में ही बायोपिक जिम थोरपे ऑल अमेरिकन में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए वार्नर चले गए। हलबर्ट। नॉर्मा ने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ नॉर्मा की सहायक कंपनी हेलबर्ट के माध्यम से 2 फिल्में बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहली फिल्म 1951 की 10 टॉल मेन थी, जिसमें लैंकेस्टर फ्रेंच फॉरेन लीजन का सदस्य था। रॉबर्ट एल्ड्रिच ने फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया। दूसरी 1952 की कॉमेडी फिल्म द फर्स्ट टाइम थी, जो फ्रैंक टैशलिन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। इसमें लैंकेस्टर को मुख्य भूमिका में लिया जाना था, लेकिन वे फिल्म में नजर नहीं आए। यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय नहीं किया। 18 हेचट लैंकेस्टर प्रोडक्शंस। 1951 में अभिनेता निर्माता जोरी ने कंपनी का नाम बदलकर हेचट लैंकेस्टर प्रोडक्शंस कर दिया। नए नाम के तहत पहली फिल्म एक और धमाकेदार फिल्म थी, 1952 की द क्रिम्सन पायरेट, जिसे सियोरमैक ने निर्देशित किया था। फिर से निक क्रावट के सहकलाकार के रूप में यह बेहद लोकप्रिय थी। द फ्लेम एंड द एरो के आधार को एक कदम आगे ले जाते हुए इसने जोड़ी को न केवल अधिक तमाशा और हास्यपूर्ण स्थितियों के साथ कहानी की बेतुकीता पर जोर देने की अनुमति दी, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि वे स्टंटमैन पर निर्भर हुए बिना अपने स्वयं के सर्कस कौशलाधारित स्टंट करने में सक्षम थे, जैसा कि अधिकांश हॉलीवुड सितारे करते हैं। मानो इसे कम करने के लिए लैंकेस्टर खुद अपने समुद्री डाकू जहाज के एक मस्तूल से दूसरे मस्तूल पर खतरनाक रस्सी झूलने के फुटेज के बारे में शुरुआती दृश्य में दर्शकों से बात करते हैं। एक समुद्री डाकू दुनिया में केवल वही विश्वास करें जो आप देखते हैं। इसके बाद फुटेज को उलट दिया जाता है, जिसमें लगभग असंभव तरीके से पीछे की ओर झुककर पहले मस्तूल की ओर दिखाया जाता है, जहां से वह घोषणा करता है कि नहीं, आप जो देखते हैं उसमें से आधे पर ही विश्वास करें।
लैंकेस्टर ने 1952 में ब्रॉडवे हिट पर आधारित कमबैक लिटिल शीबा में एक सीधे नाटकीय भाग करके एक बार फिर गति बदल दी, जिसमें शर्ली बूथ वालिस द्वारा निर्मित और डैनियल मान द्वारा निर्देशित थी। एडवेंचर फिल्मों के साथ साथ वे 1952 में वार्नर्स में साउथ सी वूमन में शामिल हुए। नॉर्मा वार्नर्स अनुबंध का एक हिस्सा यह था कि लैंकेस्टर को कुछ गैर-नॉर्मा फिल्मों में अभिनय करना था, जिनमें से यह एक थी। 19 डेबोरा केर के साथ फ्रॉम हियर टू इटर्निटी 1953। 1954 में अपनी खुद की कंपनी के लिए लैंकेस्टर ने फिजी में शूट की गई दक्षिण सागर द्वीप की कहानी हिज मैजेस्टी ओकीफ का निर्माण और अभिनय किया। इसे जेम्स हिल ने सहलिखा था, जो जल्द ही हेचट लैंकेस्टर साझेदारी का हिस्सा बन गए। 20 यूनाइटेड आर्टिस्ट्स। हेचट और लैंकेस्टर ने वार्नर को छोड़कर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ काम किया, जिसकी शुरुआत 2 चित्रों वाली डील से हुई, जिसमें से पहली 1954 की अपाचे थी, जिसमें लैंकेस्टर ने एक मूल अमेरिकी की भूमिका निभाई थी। 21 22 इसके बाद 1954 में उन्होंने एक और वेस्टर्न फिल्म बनाई, वेरा क्रूज, जिसमें गैरी कूपर ने सह-अभिनय किया और हिल द्वारा निर्मित। दोनों ही फिल्में रॉबर्ट एल्ड्रिच द्वारा निर्देशित थीं और बेहद लोकप्रिय थीं। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स ने हिच लैंकेस्टर के साथ 2 वर्षों में 7 फिल्में बनाने के लिए एक मल्टीपिक्चर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। 23 इनमें वे फिल्में शामिल थीं जिनमें लैंकेस्टर ने अभिनय नहीं किया था। उनकी पहली फिल्म 1955 में मार्टी थी, जो पैडी चाइफ्स्की के टीवी नाटक पर आधारित थी, जिसमें अर्नेस्ट बोर्गनीन ने अभिनय किया था और डेलबर्ट मान द्वारा निर्देशित थी। इसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर और कांस में पाल्मे डियोर पुरस्कार और बोर्गनीन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता। इसने $350,000 के बजट पर $2 मिलियन की कमाई भी की। 24 वेरा क्रूज एक बड़ी सफलता थी, लेकिन मार्टी ने हिच लैंकेस्टर को उस समय हॉलीवुड की सबसे सफल स्वतंत्र उत्पादन कंपनियों में से एक के रूप में सुरक्षित कर दिया। 25 मार्टी स्टार बोर्गनीन हिच लैंकेस्टर के अनुबंध के तहत थे। 26 अंततः उन्होंने 1957 में इस धन में से कुछ वापस पाने के लिए अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। 27 हिल के बिना हेचट और लैंकेस्टर ने 1955 में द केंटुकियन का निर्माण किया। इसे लैंकेस्टर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म में निर्देशित किया था और उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी। लैंकेस्टर को निर्देशन पसंद नहीं था और उन्होंने इसे केवल एक बार और किया, 1974 की द मिडनाइट मैन में। 28 लैंकेस्टर के पास अभी भी वालिस के साथ प्रतिबद्धताएं थीं और उन्होंने 1955 में उनके लिए द रोज टैटू बनाया, जिसमें अन्ना मैग्नानी और डैनियल मान ने निर्देशन किया था। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत लोकप्रिय रही और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रही, जिससे मैग्नानी को ऑस्कर मिला। 29 हेचट हिल लैंकेस्टर। 1955 में हिल को हेचट लैंकेस्टर में बराबर का भागीदार बनाया गया और उनका नाम प्रोडक्शन कंपनी में जोड़ दिया गया। हेचट हिल लैंकेस्टर HHL ने 1956 में अपनी पहली फिल्म ट्रैपेज रिलीज की, जिसमें लैंकेस्टर ने अपने कई स्टंट खुद किए। टोनी कर्टिस और जीना लोलोब्रिगिरा की सहअभिनीत यह फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता बन गई और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स ने HHL के साथ अपने सौदे का विस्तार किया। 30 1956 में लैंकेस्टर और हेच ने लोरिंग बजेल के साथ साझेदारी की और संगीत प्रकाशन कंपनियों लेह म्यूजिक, हिच लैंकेस्टर और बजेल म्यूजिक, कैलियोर्क म्यूजिक और कोल्बी म्यूजिक और रिकॉर्ड लेबल कैलियोर्क रिकॉर्ड्स और मेन रिकॉर्ड्स के साथ संगीत उद्योग में प्रवेश किया। 31 HHL टीम ने अपनी सफलता से हॉलीवुड को प्रभावित किया। जैसा कि लाइफ ने 1957 में लिखा था, 1 दर्जन से अधिक फिल्मों के स्वतंत्र निर्माण के बाद भी इसकी पहली फ्लॉप फिल्म नहीं आई। वे अच्छी फिल्में भी थीं। 32 1957 के अंत में उन्होंने घोषणा की कि वे 1958 में $14 मिलियन मूल्य की 10 फिल्में बनाएंगे। 33 लंकास्टर ने वालिस के लिए 2 फिल्में बनाईं, जिससे अनुबंध के लिए
उनकी 8 फिल्मों की प्रतिबद्धता पूरी हो गई। कैथरीन हेबर्न के साथ द रेनमेकर 1956, जिसके लिए लंकास्टर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला, और किर्क डगलस के साथ गनफाइट एट द ओके कोरल 1957, जो जॉन स्टरगेस द्वारा निर्देशित एक बड़ी व्यावसायिक हिट थी। लैंकेस्टर ने 1957 में टोनी कर्टिस के साथ स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस के लिए फिर से काम किया, जो हेचट हिल लैंकेस्टर और कर्टिस की अपनी कंपनी और पत्नी जेनेट ले कर्टले प्रोडक्शंस के बीच सहनिर्माण था। अलेक्जेंडर मैकेंड्रिक द्वारा निर्देशित यह फिल्म आलोचनात्मक रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही। पिछले कुछ वर्षों में इसे लैंकेस्टर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। 34 HHL ने 1950 के दशक के अंत में 7 अतिरिक्त फिल्मों का निर्माण किया। 4 में लैंकेस्टर ने अभिनय किया। रन साइलेंट, रन डीप 1958, क्लार्क गेबल के साथ रॉबर्ट वाइज निर्देशित युद्ध फिल्म, जो हल्की लोकप्रिय थी। सेपरेट टेबल्स 1958, केर और रीटा हेवर्थ, जिन्होंने जेम्स हिल से विवाह किया था, के साथ एक होटल से ड्रामा, जिसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए ऑस्कर नामांकन और मुख्य अभिनेता डेविड निवेन और सहायक अभिनेत्री वेंडी हिलर के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला, और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही। द डेविल्स डिसाइपल 1959, डगलस और लॉरेंस ओलिवियर के साथ, जिसने पैसे खो दिए, और शूटिंग के दौरान लैंकेस्टर ने मैकेंड्रिक को निकाल दिया। 35 और वेस्टर्न द अनफॉरगिवेन 1960, ऑड्रे हेपबर्न के साथ, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक निराशा थी। 36 लैंकेस्टर के बिना 3 फिल्में बनाई गई, जिनमें से सभी ने पैसे खो दिए। द बैचलर पार्टी 1957, जो कि चेफ्स्की के एक अन्य टीवी नाटक से थी और जिसका निर्देशन डेल्बर्ट मान ने किया था। टेक अ जाइंट स्टेप 1959, जो कि एक अश्वेत छात्र के बारे में थी, और समर ऑफ द 17th डॉल 1960, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई नाटक से थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में शूट किया गया था। लैंकेस्टर को मूल रूप से डॉल के लिए मुख्य भूमिका के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन वह अंतिम फिल्म में दिखाई नहीं दिए। 37 हेचट हिल लैंकेस्टर प्रोडक्शंस कंपनी 1960 में भंग हो गई जब हिल ने हेचट और लैंकेस्टर दोनों के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए। हिल ने एक नई प्रोडक्शन कंपनी, हिलवर्थ प्रोडक्शंस में एक अतिरिक्त फिल्म, द हैप्पी थीव्स का निर्माण किया, जिसका सहस्वामित्व उनकी पत्नी रीटा हेवर्थ के साथ था। हेचट और लैंकेस्टर 1960 में एल्मर गैंट्री के लिए ऑस्कर जीतने के बाद लैंकेस्टर का एक चित्र। कलाकार निकोलस वोल्पे। लैंकेस्टर ने यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के लिए रिचर्ड ब्रूक्स द्वारा लिखित और निर्देशित एल्मर गैंट्री 1960 में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 5 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। लैंकेस्टर ने अपने प्रदर्शन के लिए 1960 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। हेचट और लैंकेस्टर ने द यंग सेवेज 1961 में साथ काम किया, जिसका निर्देशन जॉन फ्रैंकेनहाइमर ने किया और जिसका निर्माण हेचट ने किया। सिडनी पोलाक ने संवाद प्रशिक्षक के रूप में काम किया। लैंकेस्टर ने स्टेनली क्रेमर के लिए जजमेंट एट नूर्नबर्ग 1961 में स्पेंसर ट्रेसी, रिचर्ड विडमार्क और कई अन्य सितारों के साथ अभिनय किया। यह फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक दोनों तरह से सफल रही। इसे बेस्ट पिक्चर सहित 11 ऑस्कर नामांकन मिले। इसके बाद उन्होंने हेचट और फ्रैंकेनहाइमर, चार्ल्स क्रिस्टन की जगह के साथ एक और फिल्म की, बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज 1962, जो काफी हद तक काल्पनिक जीवनी थी। इसमें उन्होंने रॉबर्ट स्ट्राउड की भूमिका निभाई, जो 2 हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाला एक संघीय कैदी है, जो पक्षियों को इकट्ठा करना शुरू करता है और समय के साथ पक्षियों की बीमारियों का विशेषज्ञ बन जाता है, यहाँ तक कि एक किताब भी प्रकाशित करता है। फिल्म में दिखाया गया है कि स्ट्राउड को अधिकतम सुरक्षा वाले अल्काट्राज जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उसे पक्षी रखने की अनुमति नहीं है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वह शादी कर लेता है
पक्षियों के उपचार का विपणन करता है, जेल में विद्रोह को रोकने में मदद करता है और अमेरिकी दंड प्रणाली के इतिहास पर एक किताब लिखता है, लेकिन उसे कभी पैरोल नहीं मिलती। सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन ने लैंकेस्टर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर नामांकन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार और नाटकीय भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो दोस्तों पिछला जो एक तरह से जो जूसन स्टेटमेंट की पिछली जो मूवी आई वो भी बेहतरीन थी, और उसके बाद बी कीपर एक तरह से 2 हमें देखने को मिलने वाली है। उसका भी सभी को फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है। और ये अपाची करके ये जो मूवी है ये भी हमें देखने को मिलने वाली है। रिलीजिंग डेट इसकी फिक्स नहीं गई है। और बाकी मैंने पूरी अपडेट आपको बता दी है। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।